प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय बाबर द्वारा वर्णित भारत की स्थिति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाबर मध्यकाल के उन कुछ शासकों में से एक है जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। बाबर सामान्यतः एक विजेता तथा भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, परंतु वह साहित्यिक दृष्टिकोण से भी एक असाधारण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा अथवा तुजुक ए बाबरी लिखी, जिसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। बाबरनामा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो बाबर की आत्मकथा महत्वपूर्ण है ही, परंतु साहित्यिक दृष्टिकोण से भी इसका अत्यधिक महत्व है। इसकी लेखन शैली अत्यधिक स्पष्ट एवं सुंदर है, जिससे बाबर के परिष्कृत साहित्यिक ज्ञान का परिचय मिलता है। अकबर के समय में 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया और बाद में अंग्रेजी में लिडन एवं इर्स्किन ने अंग्रेजी के अनुवादों में सर्वाधिक प्रामाणिक अनुवाद श्रीमती A.S. बेवरीज का माना जाता है, क्योंकि यह मूल तुर्की भाषा से किया गया है, जबकि अन्य लेखकों ने फारसी में किए गए अनुवाद से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा में किए गए वर्णनों से 16वीं शताब्दी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक तथा प्राकृतिक दशा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बाबर ने भारतवर्ष की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह एक अत्यधिक सुंदर देश है और हमारे देशों से बिल्कुल भिन्न है। नंबर 1, प्राकृतिक दशा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारतवर्ष की प्राकृतिक दशा का विस्तृत वर्णन किया है। प्रारंभ में तो अन्य पर्यटकों के समान भारत के विषय में जो उसका अनुभव अथवा विचार था, वह एक अजनबी जैसा ही था। प्रारंभ में तो उसने लिखा है कि भारतवर्ष के शहर एवं ग्राम अत्यधिक भद्दे है, परंतु बाद में उसने भारत को एक अत्यंत सुंदर देश बताया है। वर्षा ऋतु के मौसम का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि उन दिनों मौसम बहुत सुहावना होता है। किसी किसी दिन में 10, 15 अथवा 20 बार तक बारिश हो जाती है। वर्षा के दिनों में बाढ़ आ जाती है और वहाँ भी पानी की नदियाँ बन जाती है जहाँ सामान्यतः पानी नहीं होता है। वर्षा के दौरान हवा ठंडी और सुखद होती है, परंतु साथ ही कुछ परेशानियाँ भी होती है तथा नमी का दुष्प्रभाव भी बहुत सारी चीज़ों पर पड़ता है। बाबर ने लिखा है कि बरसात में ही नहीं वरन जाड़े एवं गर्मी में भी मौसम सुहावना होता है। इन्हीं ऋतुओं में उत्तरी हवा बहती है और इससे धूल और मिट्टी उड़ती है। यह इतनी तेज़ होती है कि एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाता है। इस मौसम को हिंदुस्तानी आंधी कहते हैं। बाबर ने यह भी लिखा है कि ग्रीष्म के महीने यद्यपि गर्म होते हैं, परंतु उनकी गर्मी बल्ख और कंधार की गर्मी की अपेक्षा बहुत कम होती है। इस प्रकार बाबर के द्वारा भारत की प्राकृतिक दशा के वर्णन से हमें तत्कालीन भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों का पर्याप्त ज्ञान होता है और यह पता चलता है कि आज भी सामान्यतः मौसम आदि में कोई विशेष अंतर नहीं है। आर्थिक दशा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत की आर्थिक दशा का भी संकेत दिया है। उसने लिखा है कि भारतवर्ष की सबसे प्रमुख बात यह है कि यह एक बड़ा देश है
जिसमें सोने और चांदी की बहुतायत है तथा हर प्रकार के काम करने वाले कारीगर हर समय बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध रहते हैं। उसने व्यवसायों और उद्योग धंधों के पैतृक होने का भी वर्णन किया है। बाबर द्वारा भारत की आर्थिक दशा के विषय में किए गए वर्णन से भारत की तत्कालीन आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। बाबर द्वारा भारत की समृद्धि के संबंध में वर्णन की पुष्टि एक अन्य ग्रंथ तारीख दाऊदी से भी होती है। राजनीतिक दशा। बाबर की आत्मकथा से भारत की राजनीतिक दशा का भी पता चलता है। उसने लिखा है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली और शिहाबुद्दीन गोरी के समय से सुल्तान फिरोज शाह के शासन के अंत तक हिंदुस्तान का अधिकांश भाग दिल्ली के बादशाह के अधीन था। बाबर ने यह भी लिखा है कि जिस समय उसने इस देश की विजय की उस समय 5 मुसलमान शासक, 2 काफिर शासक थे, जिनके अतिरिक्त बहुत सारे राय और राजा भी थे। जिन राज्यों और राजाओं का बाबर ने वर्णन किया है वे निम्न थे। नंबर 1, दिल्ली। दिल्ली में अफगानों का शासन था और उनका राज्य बिहार तक विस्तृत था। बाबर ने लिखा है कि अफगान सुल्तान बहलोल लोदी और उसके पुत्र सिकंदर ने दिल्ली तथा जौनपुर की गद्दी हथिया ली और दोनों में एक ही सरकार की स्थापना कर दी। नंबर 2 है गुजरात। बाबर ने लिखा है कि दूसरा मुसलमान शासक था गुजरात में सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर, जिसकी पानीपत के प्रथम युद्ध से कुछ समय पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। बाबर ने लिखा है कि वह एक विद्यानुरागी सुल्तान था और हदीस पढ़ने में उसकी बहुत रुचि थी एवं वह अधिकांश समय कुरान की प्रतियां बनाने में ही संलग्न रहता था। नंबर 3, बहमनी राज्य। तीसरा राज्य जिसका बाबर ने वर्णन किया है दक्षिण में बहमनी राज्य था, परंतु उसके विषय में बाबर ने लिखा है कि दक्षिण के सुल्तानों की इस समय न तो कोई सत्ता बची है और न ही शक्ति। उनके राज्य के विभिन्न जिलों पर उनके सर्वाधिक शक्तिशाली अमीरों ने कब्जा कर लिया था और जब भी शासक को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो उसे अपने ही अमीरों से मांगने के लिए बाध्य होना पड़ता था। नंबर 4, मालवा। चौथा मुसलमान शासक था मालवा का सुल्तान महमूद। बाबर ने लिखा है कि मालवा को मांडू भी कहा जाता था और यहाँ पर खिलजी वंश का शासन था। बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा नाम के एक काफिर ने इस वंश को परास्त करके बहुत सारे प्रांतों पर अधिकार कर लिया। इससे यह वंश भी कमज़ोर हो गया था। बंगाल। 5वां शासक था बंगाल में नुसरत शाह। उसका पिता बंगाल का शासक रहा था और एक सैयद था जिसका नाम था सुल्तान अलाउद्दीन। नुसरत शाह ने सिंहासन पैतृक आधार पर प्राप्त किया था। यद्यपि बंगाल में अधिकांशतः हत्याओं के माध्यम से ही उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय हुआ है। इन 5 शासकों का वर्णन करते हुए बाबर ने लिखा है कि वे सब मुसलमान हैं एवं महान शासक हैं तथा उनके पास शक्तिशाली सेनाएं हैं। बाबर ने 2 हिंदू राज्यों का भी उल्लेख किया है। इनमें से पहला है विजयनगर। विजयनगर के शासक के विषय में बाबर ने लिखा है कि साम्राज्य एवं सेना के दृष्टिकोण से काफिर राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली वही है। दूसरा राजा है मेवाड़ का राणा सांगा, जिसने अपने पराक्रम और तलवार के बल पर वर्तमान महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की है। बाबर ने लिखा है कि मूलतः उसका राज्य था चित्तौड़, परंतु मांडू के राजकुमारों के मध्य हुए विवाद का लाभ उठाकर उसने मांडू पर आश्रित कुछ प्रांतों पर अधिकार कर लिया है, जैसे रणथंभौर, सारंगपुर, भीलसा एवं चंदेरी। इन शासकों के अतिरिक्त भी बाबर ने बहुत सारे राज्यों और राजाओं का उल्लेख किया है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित थे, जिनमें से बहुत सारे दिल्ली से दूरी के कारण अनेक क्षेत्रों तक पहुंचना कठिन होने के कारण अपनी
स्वतंत्रता सत्ता बनाए रहे और जिन्होंने कभी भी दिल्ली के शासक के समक्ष समर्पण नहीं किया। इस प्रकार बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जो वर्णन किया गया उससे भारत की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का पर्याप्त ज्ञान होता है। उसके द्वारा किए गए वर्णनों की पुष्टि अन्य बहुत सारे समकालीन अथवा परवर्ती ग्रंथों से भी हो जाती है। 16वीं शताब्दी के हिंदुस्तान के बारे में जानकारी के लिए बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा से लिया गया वृत्तांत निस्संदेह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय बाबर द्वारा वर्णित भारत की स्थिति का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।